हाय फ्रेंड्स, मैं रोहित पटेल आज आपका फिर से अपने चैनल लर्न विथ रोहित पटेल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग CGBSC के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। चैप्टर 3 है पदार्थ की प्रकृति। हम अपने आसपास कई प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, जैसे फल, कपड़ा, पत्थर, हवा, कुर्सी, टेबल इत्यादि। इनमें से कुछ वस्तुएं प्रकृति से सीधे प्राप्त होती हैं, जैसे फल, पत्थर, हवा आदि, और कुछ मानव द्वारा बनाई जाती है, जैसे कपड़ा, टेबल, कुर्सी आदि। विभिन्न वस्तुएं किनसे बनी हैं? आप जानते हैं कि कुर्सी प्लास्टिक, लकड़ी या लोहे से बनाई जाती है। यहाँ कुर्सी एक वस्तु है और प्लास्टिक, लकड़ी, लोहा आदि पदार्थ हैं। इस उदाहरण में हमने देखा कि वस्तुएं किसी एक ही पदार्थ से बनी है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी है। एक या एक से अधिक पदार्थों से भी बनाई जा सकती है। जैसे घर बनाने के लिए सीमेंट, रेत, ईंट, लोहा आदि पदार्थों का उपयोग किया जाता है। आइए कॉपी में नीचे दी गई सारणी बनाएं और अन्य वस्तुओं का नाम जोड़कर उसे पूरा करें। वस्तु का नाम सोडा वाटर। सोडा वाटर के निर्माण में लगने वाले क्या क्या पदार्थ लगेंगे? नमक, शक्कर, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड। पेन, प्लास्टिक, धातु, स्याही। बस्ता, बस्ता बनाने के लिए, जैसे बस्ता कपड़ा का अगर बनेगा तो उसके लिए कपड़ा लगेगा और उसमें और प्लास्टिक के आइटम्स लगेंगे। पुस्तक, पुस्तक के लिए बांस का यूज होता है तो बांस लगेगा एवं अदर सामान भी लगेगा। हवा से भरा फुग्गा, फुग्गा बनाने के लिए प्लास्टिक का यूज होगा, हवाई का यूज होगा इत्यादि। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, पदार्थ किस प्रकार समान है? क्या ठोस, द्रव एवं गैसों को हम देख, स्पर्श व महसूस कर सकते हैं? अपनी कॉपी में नीचे दी गई सारणी बनाइए तथा पदार्थों के गुणों की जांच कीजिए। क्या आप इसे देख सकते हैं? पत्थर, हाँ पत्थर को देख सकते हैं। पानी, पानी को भी देख सकते हैं। हवा, हवा दिखाई नहीं देता, केवल महसूस करते हैं। क्या आप इसे स्पर्श कर सकते हैं? पत्थर को स्पर्श कर सकते हैं, पानी को भी स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन हवा को कैसे स्पर्श करेंगे? महसूस करेंगे। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? पत्थर को छू के महसूस करेंगे, पानी को भी महसूस करेंगे, हवा को भी महसूस करेंगे। हमने देखा कि पत्थर, पानी तथा हवा परस्पर किस प्रकार समान व किस प्रकार भिन्न है। ठोस तथा द्रव को देख, स्पर्श व महसूस कर सकते हैं। हवा को हम देख व स्पर्श तो नहीं कर सकते, किंतु महसूस कर सकते हैं। हवा की उपस्थिति का आभास हवा के बहने पर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही। क्या ठोस, द्रव व गैसों का आकार निश्चित होता है? बिल्कुल। इसमें हम लोग देखेंगे कि ठोस, द्रव और गैसों का आकार निश्चित नहीं होता है। ठोस का तो आकार निश्चित होता है फ्रेंड्स, लेकिन द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। क्योंकि आप अगर ऐसे प्रैक्टिकली देखें तो पानी को अगर आप किसी भी पात्र में डालेंगे तो उसी के आकार का हो जाता है। जैसे आगे देखते हैं क्रियाकलाप 1, आवश्यक सामग्री। विभिन्न आकार के बर्तन जैसे कटोरी, गिलास, बीकर, कोनिकल, फ्लास्क, पानी, पत्थर। ठीक है, पत्थर के टुकड़े को टेबल पर रखिए, वह उसी जगह स्थिर रहता है, उसके आकार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ठोस का आकार निश्चित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब एक गिलास में पानी लेकर उसे क्रमशः विभिन्न आकार के बर्तनों में डालिए। क्या हर बर्तन में पानी का आकार समान है? अंतिम बर्तन के पानी को टेबल पर उड़ेलिए। हमने देखा कि पानी का आकार बर्तन के आकार के अनुसार बदलता है तथा उड़ेलने पर बहता है। ऐसे ही सभी द्रवों का आकार परिवर्तनशील होता है तथा वे बहते हैं। गैसों का आकार द्रवों के समान ही परिवर्तनशील होता है एवं वे भी बहते हैं। क्या ठोस, द्रव एवं गैस स्थान घेरते हैं? बस्ते में रखी आपकी किताबें बस्ते के रिक्त स्थान को घेरती है। बाल्टी में रखा पानी बाल्टी के अंदर का स्थान घेरता है। अतः हम कह सकते हैं कि ठोस तथा द्रव स्थान घेरते हैं। एक सेकेंड फ्रेंड्स, PDF एक सेकेंड फ्रेंड्स, PDF आगे पीछे हो गया था। ठीक फ्रेंड्स, हो गया। क्रियाकलाप 2, एक गहरा बर्तन, बाल्टी, प्लास्टिक या कांच की बोतल, रबर की नली, पानी। ये ले लिया है। गैसें स्थान घेरती है, इसके बारे में बताएगा। एक गहरा बर्तन या बाल्टी लेकर उसे पानी से पूरा भरें। अब कांच या प्लास्टिक की खाली चौड़े मुंह वाली बोतल को पानी से भरे बर्तन में डुबा दो। जब उस बोतल में पानी पूरा भर जाए तब उसे बर्तन के
भीतर ही उल्टा कर धीरे धीरे पानी से इस प्रकार बाहर निकालें कि बोतल का मुंह पानी के भीतर ही रहे। ध्यान रहे कि बोतल पूरी तरह पानी से भरी रहे। अब एक रबर की पतली नली लें, उसके एक सिरे को मुंह में रखकर दूसरे सिरे को पानी से भरी बोतल चित्र 3.2 के अनुसार लगाएं। ठीक है, इस टाइप से लगा दिए। एक बोतल लिया है, रबर का नली लिया है, गहरा एक बर्तन लेना है, उसमें पानी भर देना है और बोतल में भी पानी भरना है। बोतल में पानी पूरा भर के उसको उल्टा करके रबर की नली को लगाना है, फिर उसमें मुंह से हवा भरना है। मुंह में रखी रबर की नली के सिरे से धीरे धीरे हवा फूके। अब हम देखते हैं कि हवा बुलबुलों के रूप में बोतल में प्रवेश करती है तथा बोतल में पानी का तल हवा द्वारा स्थान घेरने के कारण नीचे उतरता दिखाई देता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हवा स्थान घेरती है, अतः गैस भी ठोस तथा द्रव के समान स्थान घेरती है। क्या ठोस, द्रव एवं गैसों में भार होता है? आइए देखते हैं फ्रेंड्स। आपने अनुभव किया होगा कि एक बड़ा पत्थर छोटे पत्थर की तुलना में अधिक भारी होता है। पानी से भरी बाल्टी आधी बाल्टी की तुलना में अधिक भारी होता है। क्रियाकलाप 3, समान आकार के 2 बीकर लेना है, डिब्बा लेना है, रेत लेना है। 2 समान आकार के बीकर लीजिए, एक बीकर को रेत से पूरा तथा दूसरे बीकर को आधा भरिए। दोनों बीकरों को एक साथ उठाकर देखें। रेत से पूरा भरा बीकर ज़्यादा भारी प्रतीत होता है, अर्थात किसी वस्तु में जितना अधिक पदार्थ होगा वो उतना ही अधिक भारी होगा। आइए अब हम जानने का प्रयास करें कि वायु का क्या भार होता है। क्रियाकलाप 4, आवश्यक सामग्री लेना है, लकड़ी की कठोर डंडी, 2 फुग्गे, धागा इत्यादि। 2 फुग्गे फुलाकर उन्हें धागे से अलग अलग बांधें। अब एक पतली लकड़ी के बीच में धागा बांधकर चित्र 3.3 के अनुसार तुला लगाइए, तुला बनाइए। दोनों फुग्गों को तुला के दोनों सिरों पर इस प्रकार लटकाएं कि तुला संतुलित हो जाए। अब एक फुग्गे की हवा धीरे धीरे निकाल दें। जैसे जैसे हवा बाहर निकलती जाएगी दूसरे तरफ का फुग्गा नीचे झुकता जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि फुग्गे से हवा निकलने के कारण ही फुग्गा हल्का हो गया, अतः हम कह सकते हैं कि हवा में भार भी होता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, हवा में भार होता है। यहाँ देखिए तुला की संतुलन स्थिति, दोनों फुग्गा में जब बराबर हवा है तो दोनों इक्वल है। जब हवा एक ठो में कम कर दिए तो एक तरफ का झुक गया, अतः हम कह सकते हैं कि हवा में भी भार होता है। आइए देखते हैं गुड़। क्या गुड़ है? गुड़ बहना, बहना बहते नहीं है, ठोस बहता नहीं है, द्रव बहता है, गैस बहता है। ठीक है। आकार, ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार परिवर्तनशील होता है, गैसों का आकार भी परिवर्तनशील होता है। स्थान घेरता है, ठोस स्थान घेरता है, द्रव भी स्थान घेरता है, गैस भी स्थान घेरता है। ठोस में भार होता है, द्रव में भी भार होता है, गैस में भी भार होता है। एक बार फिर से इस टेबल को देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। बहना, बहना किसका किसका गुण होता है? ठोस नहीं बहता है, द्रव बहता है, गैस भी बहता है। बहता है, ये नहीं बहता है। आकार, इसका निश्चित आकार होता है, इसका परिवर्तनशील होता है, गैस भी परिवर्तनशील होता है। स्थान घेरता है, कौन? ठोस स्थान घेरता है, द्रव भी स्थान घेरता है, गैस भी स्थान घेरता है। भार होता है, ठोस में भी भार होता है, द्रव में भी भार होता है, गैस में भी भार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया। आगे आइए, येलो कलर में जो लिखा है उसको देख लेते हैं। सभी पदार्थों का भार होता है तथा वे स्थान घेरते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। सभी पदार्थों का भार होता है तथा वे स्थान घेरते हैं। सभी पदार्थों का भार होता है तथा वे स्थान घेरते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं, जिनका निश्चित आकार तथा भार होता है, ठोस कहलाते हैं, ठोस बहते नहीं हैं। ठीक है। 3rd नंबर, ऐसे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं, जिनमें निश्चित भार होता है तथा कोई निश्चित आकार नहीं होता, द्रव कहलाते हैं तथा द्रव बहते हैं। ऐसे पदार्थ जो निश्चित स्थान नहीं घेरते, जिनका आकार निश्चित नहीं होता किंतु निश्चित भार होता है, गैस कहलाते हैं और गैस बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आइए। क्या पदार्थों की अवस्थाएं बदली जा सकती है? फ्रेंड्स, क्रियाकलाप पॉइंट 3.3, क्या पदार्थों की अवस्थाएं बदली जा सकती है? आइए देखते हैं हम लोग। साधारणतः कोई पदार्थ किसी एक ही अवस्था में रहता है, जैसे लोहा ठोस, पानी द्रव, हवा गैस अवस्था में रहती है। परंतु पदार्थ हमेशा एक ही अवस्था में रहे यह आवश्यक नहीं है।
ताप परिवर्तित करके पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है। जैसे साधारण ताप पर पानी द्रव अवस्था में रहता है, अधिक ठंडा करने पर वह बर्फ में बदल जाता है जो ठोस अवस्था होती है। यह क्रिया जमना कहलाता है। गर्म करने पर द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जैसे पानी को लगातार गर्म करने पर इसका ताप बढ़ता है और एक निश्चित ताप पर यह उबलने लगता है और तेजी से भाप बनने लगता है। यह क्रिया उबलन कहलाती है। जैसे बर्फ गर्म करने पर पानी बन जाएगा और पानी को और गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगा। बर्फ ठोस है, ठोस को भाप बन जाएगा, गैस बन जाएगा। गैस को जब ठंडा करेंगे तो द्रव बन जाएगा, द्रव को फिर से ठंडा करेंगे तो ठोस बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 5, आवश्यक सामग्री लेना है मोमबत्ती माचिस। एक मोटी मोमबत्ती लेकर उसे जलाएं। कुछ समय के पश्चात मोमबत्ती बुझा दें। आप देखेंगे कि मोमबत्ती के बुझते ही सफ़ेद धुआं ऊपर उठने लगता है। इस धुएं के पास यदि जलती तीली ले जाएं तो मोमबत्ती पुनः जल उठती है। देखिए फ्रेंड्स, एक जलती मोमबत्ती लेना है, धुएं की लकीर आगे जा रहा है, पुनः मोमबत्ती बुझ जाएगा। फिर से अगर हम लोग तीली को अगर जला के वहाँ पे ले जाएं तो फिर से वो जलने लगेगा क्योंकि धुआं ज्वलनशील होता है। आइए देखते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि मोमबत्ती के बुझते ही सफ़ेद धुएं की लकीर ऊपर उठती है। वह मोम की वाष्प है, इसलिए उस वाष्प के पास जलती तीली ले जाने पर वाष्प जलकर मोमबत्ती को पुनः जला देती है। इस प्रकार हमने देखा कि मोम ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। आइए फ्रेंड्स, हम लोग कुछ प्रश्न दिया है, उनका उत्तर देखते हैं। एक ही पदार्थ से बनी 3 वस्तुओं का नाम लिखिए। फ्रेंड्स, एक ही पदार्थ से बनी 3 वस्तु कौन कौन सा है? जैसे एक ही पदार्थ से बना 3 वस्तु अगर हम लोग देख लें तो प्लास्टिक से बना ही 3 वस्तु देख लीजिए तो चेयर प्लास्टिक से बनता है, बाल्टी भी प्लास्टिक से बनता है और मग्गा भी प्लास्टिक से बनता है। इस टाइप से और भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। निम्नलिखित पदार्थों को ठोस, द्रव एवं गैसों में वर्गीकृत कीजिए। वेरी आसान है दोस्तों, इसको आप वर्गीकृत कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। 3.4 पदार्थों के कुछ महत्वपूर्ण गुण। पदार्थों के कुछ महत्वपूर्ण गुण। किसी पदार्थ का उपयोग उसके गुणों के आधार पर किया जाता है। आइए अब हम पदार्थों के कुछ महत्वपूर्ण गुणों का अध्ययन करें। जैसे जल में विलीयता, जिसको घुलनशीलता कहते हैं। प्रकृति में जल अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। इसका उपयोग हम पीने, कपड़े धोने तथा भोजन पकाने आदि में करते हैं। क्रियाकलाप 6, आवश्यक सामग्री। क्या क्या आवश्यक सामग्री लेना है? कांच के 4 गिलास लेना है, चम्मच, शक्कर, रेत, नमक व चाक का चूर्ण लेना है। कांच के 4 गिलास लें तथा प्रत्येक को 3/4 जल से भरें। इन गिलासों में क्रमशः 1-1 चम्मच शक्कर, रेत, नमक व चाक चूर्ण डालकर चम्मच से हिलाएं। अब इन्हें स्थिर छोड़ दें। 5 मिनट बाद इन गिलासों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। यही क्रियाकलाप अन्य पदार्थों के साथ करके सारणी में पूर्ण करें। शक्कर घुलता है कि नहीं घुलता? शक्कर घुल जाएगा। रेत नहीं घुलेगा। नमक घुल जाएगा। चाक का जो पाउडर है वो भी अच्छी तरह से नहीं घुलेगा। उपरोक्त क्रियाकलाप में शक्कर एवं नमक जल में घुल गए हैं, वे दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि वे जल में समान रूप से वितरित हो चुके हैं। अतः ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं जल में विलेय घुलनशील कहलाते हैं। रेत व चाक जल में नहीं घुलते, अतः ऐसे पदार्थ जल में नहीं घुलते, जल में अविलेय रहते हैं, तो इन्हें अघुलनशील कहते हैं। किसी द्रव में घुले पदार्थ को विलेय कहते हैं। विलेय जिस द्रव में घुलता है उसे विलायक कहते हैं। विलेय के विलायक में घुलने से बने मिश्रण को विलयन कहते हैं। फ्रेंड्स, किसी द्रव में घुले पदार्थ को विलेय कहते हैं। जैसे पानी में हम लोग शक्कर डालेंगे तो शक्कर विलेय कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, विलेय जिस द्रव में घुलता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स, अगर पानी में हम लोग नमक डाल के घोलें तो नमक विलेय है लेकिन पानी विलायक है। विलेय के विलायक में घुलने से बने मिश्रण को विलयन कहते हैं और विलेय विलायक अच्छी तरह घुल जाएगा तो उसको हम लोग विलयन कहेंगे। क्रियाकलाप 7,
आवश्यक सामग्री, कांच का 4 गिलास लेना है, चम्मच लेना है, दूध लेना है, मिट्टी का तेल लेना है, नींबू का रस लेना है एवं नारियल का तेल लेना है। कांच के 4 गिलास लें, प्रत्येक को 3/4 जल से भर लें। इन गिलासों में क्रमशः 2-2 चम्मच दूध, मिट्टी का तेल, नारियल का तेल तथा नींबू का रस डालकर चम्मच से हिलाएं। अब इन्हें स्थिर छोड़ दें। 5 मिनट बाद इन गिलासों का अवलोकन करें। यही क्रियाकलाप अन्य पदार्थों के साथ कर सारणी को अपनी कॉपी में लिखकर पूरा करें। जैसे दूध घुल जाता है कि नहीं घुलता है, तो दूध अगर पानी में डालेंगे तो पूरा तरह से घुल जाता है। मिट्टी का तेल नहीं घुलता है। नींबू का रस भी घुल जाता है। नारियल का तेल भी नहीं घुलता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने देखा कि दूध तथा नींबू का रस पानी में घुल जाता है, वे पानी में विलेय है या मिश्रणीय कहलाते हैं। मिट्टी का तेल, नारियल का तेल पानी में नहीं घुलता है, अलग परत बना लेता है, इन्हें जल में अविलेय या अमिश्रणीय कहते हैं। इसी प्रकार कुछ गैसें पानी में घुल जाती हैं, जैसे अमोनिया आदि। कुछ गैसें पानी में नहीं घुलती है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि। कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैसें पानी में घुलती तो हैं, पर बहुत कम मात्रा में। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन ही मछलियों के जीवन का आधार है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं चुंबक के प्रति आकर्षण। क्रियाकलाप 8, आवश्यक सामग्री, चुंबक, लोहे की कील, लकड़ी की तीली, प्लास्टिक के बटन, आलपीन एवं अन्य वस्तुएं। लोहे की कील, प्लास्टिक के बटन, लकड़ी की तीली, आलपीन लेकर एक कागज पर फैला दें। इन फैले पदार्थों के ऊपर एक चुंबक बार बार घुमाएं। यही क्रियाकलाप अन्य पदार्थों के साथ दोहराकर सारणी को अपनी कॉपी में लिखकर पूरा करें। देखेंगे हम लोग फ्रेंड्स कि वस्तु क्या क्या है, किससे बना है और चुंबक के प्रति आकर्षण होता है या नहीं। लोहे की कील लोहा से बना है, चुंबक के प्रति आकर्षित होगा। लकड़ी की तील लकड़ी से बना है लेकिन आकर्षित नहीं होगा। प्लास्टिक का बटन नहीं होगा। आलपीन लोहा से बना है, होगा। आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं। हम देखते हैं कि लोहे से बनी वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं, इसलिए लोहे को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लोहे के अलावा निकल तथा कोबाल्ट धातुएं भी चुंबकीय पदार्थ होते हैं। निकल तथा कोबाल्ट से बने सिक्कों में आप यह गुण देख सकते हैं। कई धातुएं तथा अन्य पदार्थ जैसे प्लास्टिक, लकड़ी आदि चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, इन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। पारदर्शिता, पॉइंट 3, पारदर्शिता। क्रियाकलाप 9, आवश्यक सामग्री लेना है 2 गिलास, पानी, पत्थर, तेल लगा सफ़ेद कागज। अपनी पुस्तक में लिखे शब्दों पर क्रमशः कांच का खाली गिलास लेना है, पानी से भरा कांच का गिलास लेना है, पत्थर, तेल लगा सफ़ेद कागज रखकर आर पार देखें। यही क्रियाकलाप अन्य पदार्थों के साथ दोहराकर सारणी को पूरा करें। जैसे फ्रेंड, कांच का खाली गिलास लेना है, आर पार दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, कि धुंधला दिखाई देता है, तो कांच का खाली गिलास लेंगे तो धुंधला धुंधला दिखाई देगा। कांच से भरा पानी का गिलास लेंगे तो आर पार दिखाई नहीं देगा, पत्थर नहीं दिखाई देगा, तेल लगा सदा कागज धुंधला दिखाई देगा। ऐसे पदार्थ जिनके आर पार स्पष्ट देखा जा सकता है पारदर्शी कहलाते हैं, जैसे कांच। ऐसे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है अपारदर्शी कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर, दीवार। वे पदार्थ जिनके आर पार धुंधला दिखाई देता है अल्प पारदर्शी या पारभासी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच। अपने आसपास पाए जाने वाले पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी या पारभासी पदार्थों की सूची बनाइए। इनके उत्तर दीजिए। एक पारदर्शी ठोस तथा एक पारदर्शी द्रव का नाम लिखें। एक पारदर्शी ठोस आर पार दिख जाएगा जैसे कांच, और पारदर्शी द्रव में फ्रेंड्स जिसके आर पार दिख जाएगा, अगर हम लोग पारदर्शी द्रव में कौन सा आ जाएगा फ्रेंड्स, पारदर्शी द्रव में जहाँ तक मिट्टी के तेल में आर पार देखा जा सकता है फ्रेंड्स। पारदर्शी, अपारदर्शी तथा अल्प पारदर्शी पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। पारदर्शी जिसके आर पार स्पष्ट देखा जा सकता है, अपारदर्शी जिसके आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता तथा अल्प पारदर्शी जिसके आर पार धुंधला धुंधला देख सकते हैं। पारदर्शी का उदाहरण है कांच, अपारदर्शी का उदाहरण है पत्थर और अल्प पारदर्शी का उदाहरण है तेल लगा या घिसा हुआ कांच। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीला थोथा जल में समान रूप से वितरित हो जाता है, अतः यह जल में विलीय है। ठीक है फ्रेंड्स, तेल तथा जल मिलाए जाने पर 2 अलग अलग परतें बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों द्रव परस्पर जल में अमिश्रणीय होता है। कोयला जल अविलेय होता है, कोयला जल में अमिश्रणीय होता है, संतरे का रस जल में मिश्रणीय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पदार्थों को चुंबकीय व अचुंबकीय पदार्थों में पृथक कीजिए। इसको आप आसानी से कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं चालकता। उष्मा चालक, आपने अपने घरों में धातु के गर्म बर्तनों को कपड़े से पकड़कर चूल्हे से उतारते हुए देखा होगा। सोचिए ऐसा क्यों?
प्रेशर कुकर, तवा, कढ़ाई के हैंडल प्रायः लकड़ी या प्लास्टिक आदि के बने होते हैं। आइए हम इसका कारण जानने का प्रयास करें। आवश्यक सामग्री लेना है धातु का बर्तन, सॉरी फ्रेंड्स, क्रियाकलाप 10 में हम लोग चलते हैं। आवश्यक सामग्री लेना है धातु का बर्तन, बीकर, पानी, प्लास्टिक, एक लकड़ी और पानी को गर्म करने के लिए साधन। ठीक है फ्रेंड्स, बीकर या बर्तन में अधिक गर्म पानी लें, उस पानी में लकड़ी की छड़ या धातु का चम्मच डाल दें। चित्र 3.5 के अनुसार 2 मिनट बाद लकड़ी की छड़ या धातु के चम्मच के पानी के बाहर वाले सिरे को छूकर देखें, दोनों में से कौन सा गर्म है। फ्रेंड्स, धातु का चम्मच गर्म होगा और लकड़ी का जो छड़ी है वो गर्म नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स धातु ऊष्मा का सुचालक है। लकड़ी जैसे पदार्थ ऊष्मा का चालन नहीं करते, अतः उसे ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आते हैं। वायु ऊष्मा की कुचालक है, इसलिए सर्दी में एक के ऊपर दूसरा कपड़ा पहनकर हम अपने आप को गर्म रखते हैं। कपड़ों की परत के बीच हवा कुचालक होने के कारण हमारे शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। विद्युत चालक, क्या आपने कभी विद्युत तार पर लगा प्लास्टिक आवरण हटाकर देखा है? अंदर धातु तांबा के पतले तार पाए जाते हैं। ये तार विद्युत के सुचालक होते हैं, इसलिए इनका उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है, जबकि प्लास्टिक का बना बाहरी आवरण विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आइए। क्रियाकलाप 11। आवश्यक सामग्री लेना है टार्च का सेल, 1 हाथ लंबा विद्युत का तार, टार्च का बल्ब। विद्युत तार लेना है, बल्ब लेना है, सेल लेना है। सेल में देखिए फ्रेंड्स, एक साइड प्लस एक साइड माइनस टर्मिनल है। आगे आइए देखते हैं। विद्युत तार के दोनों सिरों को छील लें। अब एक सिरे को बल्ब के धातु वाले भाग में लपेटें तथा दूसरे सिरे को टार्च के सेल मतलब विद्युत सेल के निचले सिरे पर पकड़ें। अब बल्ब के निचले सिरे को सेल की घुंडी पर लगाएं। चित्र 3.6। बल्ब जल उठता है, इसका कारण यह है कि तार की धातु विद्युत की सुचालक है। अब बल्ब और सेल की घुंडी के बीच कागज का टुकड़ा मोड़कर रखें, देखें क्या होता है। कागज विद्युत का कुचालक होता है, जिसके कारण बल्ब नहीं जलेगा। कागज के स्थान पर अन्य पदार्थ जैसे कपड़ा, धातु का सिक्का आदि लेकर यह दोहराएं। अगर कपड़ा रखेंगे फिर भी बल्ब नहीं जलेगा, धातु का सिक्का रखेंगे तो बल्ब जल उठेगा। वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है विद्युत के सुचालक होते हैं, तथा जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है विद्युत के कुचालक कहलाते हैं या विद्युत रोधक कहलाते हैं। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है। लवणों के घुले होने के कारण साधारण पानी सुचालक हो जाता है, इसलिए गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को नहीं छूना चाहिए। सोचिए, टार्च के बल्ब को विद्युत कहाँ से मिलती है? टार्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? इसके एक ओर धातु की घुंटी, टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क लगी होती है। विद्युत सेल पर एक धन चिन्ह एक ऋण चिन्ह होता है। धातु की टोपी धनात्मक सिरा कहलाता है और धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। विद्युत सेल में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ से सेल में विद्युत उत्पन्न होती है। क्रियाकलाप 11 में आपने जो टार्च बल्ब लिया था उसे ध्यान से देखने पर उसमें कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार दिखाई देता है, जिसे तंतु कहते हैं। यह तंतु 2 मोटे तारों के बीच लगा होता है। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से तथा दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के 2 टर्मिनल होते हैं। चित्र 3.7 क तथा ख देखिए फ्रेंड्स। बल्ब दिया हुआ है, तंतु दिया हुआ है, टर्मिनल दिया हुआ है। एक साइड और बल्ब दिया हुआ है जिसमें तंतु दिया हुआ, धातु का ढांचा दिया हुआ है, नोक दिया हुआ है। क्रियाकलाप 11 में आपने विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों को बल्ब के दोनों टर्मिनलों से जोड़ा था। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का उदाहरण है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दिखाता है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है, अतः विद्युत धारा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाता है। आइए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग विसरण। कमरे में अगरबत्ती जलाने पर क्या होता है? कुछ समय बाद अगरबत्ती का सुगंधित धुआं हवा में मिलकर पूरे कमरे में फैल जाता है। ऐसा सुगंधित धुएं के हवा में विसरण के कारण ही होता है। क्रियाकलाप 12। आवश्यक सामग्री लेना है गिलास, पानी, स्याही, ड्रॉपर। एक गिलास पानी लें, उसमें ड्रॉपर की सहायता से नीली स्याही की 1-2 बूंदें डालकर उसे स्थिर रहने दें।
आप देखेंगे कि नीली स्याही धीरे धीरे गिलास के पूरे पानी को नीला कर देती है। यह नीली स्याही के पानी में विसरण के कारण होता है, अर्थात किसी द्रव या गैस किसी अन्य पदार्थ जैसे ठोस, द्रव या गैस के समान रूप से फैले जाने की स्वाभाविक प्रकृति को ही विसरण कहते हैं। किसी पदार्थ की जल में विलीयता, चुंबक के प्रति आकर्षण, पारदर्शिता, ऊष्मा एवं विद्युत चालकता तथा विसरण के गुण उन्हें अन्य पदार्थों से पृथक करने के लिए आधार प्रदान करते हैं। इनका अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। कुछ प्रश्नों का उत्तर है फ्रेंड्स। बिजली का काम करते समय दस्ताने पहनने की सलाह क्यों दी जाती है? फ्रेंड्स, बिजली का काम करते समय दस्ताने पहनने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि दस्ताना प्लास्टिक से बना होता है और यह ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए दस्ताना पहनने से हमको विद्युत का झटका नहीं लगता है। दूसरा क्वेश्चन, एक टार्च में सेल तथा बल्ब के बीच निम्नलिखित पदार्थों को रखा जाए तो क्या होगा? एल्युमिनियम की पत्ती रखेंगे तो बल्ब जल उठेगा, रबर की शीट रखेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, कागज रखेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा और सिक्का रखेंगे तो बल्ब जल जाएगा। खाना पकाने की गंध किस प्रकार हमारे पास पहुंचती है? खाना पकाने की गंध विसरण की प्रकृति के कारण हमारे पास पहुंचती है। भट्टी के समीप कार्य करने वाले श्रमिकों को धातु के फ्रेम का चश्मा नहीं पहनने की सलाह क्यों दी जाती है? भट्टी के समीप कार्य करने वाले श्रमिकों को धातु का चश्मा नहीं पहनने की सलाह इसलिए दी जाती है कि फ्रेंड्स, क्योंकि धातु ऊष्मा का सुचालक होता है और वहाँ से भट्टी से ऊष्मा लेकर वह हमारे शरीर को नुकसान पहुँचा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आइए हम लोग देखते हैं हमने क्या सीखा। सभी वस्तुएं पदार्थों से बनी होती है, सभी पदार्थों का भार होता है तथा वे स्थान घेरते हैं। पदार्थ तीन अवस्था ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है। ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है तथा वे निश्चित स्थान घेरते हैं। द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता परंतु वे निश्चित स्थान घेरते हैं। गैसों का आकार निश्चित नहीं होता, वे उपलब्ध स्थान को ही घेर लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो जल में मिलाए जाने पर घुल जाते हैं जल में विलेय कहलाते हैं तथा जो जल में नहीं घुलते जल में अविलेय कहलाते हैं। जिन पदार्थों के दूसरी ओर रखी वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है पारदर्शी, जिन पदार्थों के आर पार नहीं देखा जा सकता है अपारदर्शी, जिन पदार्थों के आर पार धुंधला दिखाई देता है उन्हें अल्पपारदर्शी कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देते हैं ऊष्मा के चालक तथा वे पदार्थ जो ऊष्मा को नहीं जाने देते हैं ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है विद्युत के सुचालक तथा जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है कुचालक या विद्युत रोधक कहलाते हैं। चुंबक की ओर आकर्षित होने वाले पदार्थ चुंबकीय पदार्थ तथा चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होने वाले पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। किसी गैस या द्रव के किसी अन्य पदार्थ जैसे ठोस, द्रव या गैस में समान रूप से फैल जाने की स्वाभाविक प्रकृति को विसरण कहते हैं। विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल। आइए फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर का चयन कीजिए। जल वाष्प पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तो जल वाष्प पदार्थ की गैस अवस्था होती है। निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में अघुलनशील होता है? तो कपड़े धोने का सोडा घुल जाता है, नमक भी घुल जाता है, नीला थोथा भी घुल जाता है, रेत अघुलनशील होता है। इनमें से कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं है? लोहा, निकल, कोबाल्ट, सोना चुंबकीय नहीं है फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? लकड़ी, प्लास्टिक, बेकेलाइट, तांबा। तांबा विद्युत का सुचालक है फ्रेंड्स, लकड़ी, प्लास्टिक, बेकेलाइट कुचालक है। इत्र की गंध दूरस्थ कोने में अनुभव की जाती है, यह विसरण के कारण होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी पदार्थ स्थान घेरते हैं तथा उनमें भार होता है। सूखी पत्तियां विद्युत की कुचालक होती है। कांच के आर पार देखा जा सकता है अतः यह पारदर्शी पदार्थ है। कचरे के ढेर से निकलती दुर्गंध का अनुभव दूर से ही हो जाता है क्योंकि गैसें वायु में विसरण होती है। ठंड के दिनों में स्वेटर पहना जाता है क्योंकि स्वेटर तथा वस्त्र के बीच हवा ऊष्मा की सुचालक होती है, आर पार नहीं होता है, इसलिए हमें गर्मी लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ प्रश्नों का साधारण प्रश्न दिया है, उसका उत्तर आप अपने से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।